एनीवे, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए होंगे और अभी तक आइडियल के काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए आपके स्क्रीन पर ये टेलीग्राम का और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का स्कैनर आप देख सकते हैं, क्यूआर कोड आप देख सकते हैं। तो आप इसे अपने स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए या फिर इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट साइड में आपको जो स्कैनर दिख रहा है, डाउनलोड आइडियल करियर ऐप, तो एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करेंगे और इस पर आप सारे कट ऑफ, बजट से लेके सब कुछ देख पाओगे। अब हम मेनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नीट एग्जाम के अपडेट्स पर हम नजर डालेंगे। सभी को पता है कि नीट की एग्जाम 4 मई को होने जा रही है। आपका सेंटर कौन से सिटी में आ रहा है, सिटी सेंटर हम जिसे कहते हैं, तो इसका इंटीमेशन आपको आएगा 27 अप्रैल को, मतलब आज से एक हफ्ते के बाद 27 अप्रैल को। ये सिटी इंटीमेशन क्यों दिया जाता है? बहुत सारे लोग जब प्रेफरेंस देते हैं चॉइस में, जैसे कि कोई पुणे का स्टूडेंट है और लातूर में स्टडी कर रहा है, या फिर मुंबई का स्टूडेंट कोटा में स्टडी कर रहा है, और अगर उसने चॉइस जो प्रेफरेंस जो था, चॉइस जो था एग्जाम सेंटर का, हो सकता है कि उसने मुंबई दिया हो, सेकंड में कोटा दिया हो, तो आपको मुंबई मिला है या कोटा मिला, ये आपके लिए देखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो समझ रहा है कि मुझे मुंबई मिलने वाला है और सेकंड ऑप्शन अगर उसका कोटा अगर उसको मिला होगा, तो उसको राजस्थान कोटा जाना पड़ेगा एग्जाम के दिन। तो ये किसी के साथ में गड़बड़ ना हो, इस वजह से सिटी का इंटीमेशन जो है 27 अप्रैल को दिया जाता है। बट इसमें कहीं पर भी आपका एग्जाम सेंटर नहीं होता है कि आप मान लीजिए आपका पूना में सिटी आपकी पूना दी गई है या फिर मुंबई है या फिर जो भी आपकी सिटी है, बट सेंटर आपका किस लोकेशन पे ये नहीं बताया जाता है। वो आपको कब पता चलेगा? एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा 1 मई को, मतलब 4 मई के 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होगा। उस पर फिर आपका पूरा एड्रेस दिया जाता है। अब पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सिटी आपने कंफर्म करना है कि जो आपने पहली चॉइस डाली थी वही है या नहीं। अगर नहीं है तो आप चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, बट जो सिटी आपको अलॉट है, मतलब समझ लीजिए कि आपका एग्जाम उस सिटी में होगा। सेकंड, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर कंप्लीट एड्रेस होता है आपके एग्जाम सेंटर का। अब यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देखिए नेक्स्ट संडे जो है वो भी 4 मई के पहले आ रहा है, तो नेक्स्ट संडे की जो मीटिंग होगी वो मीटिंग हम पूरी तरह से एग्जाम सेंटर के रूल्स, रेगुलेशन, ड्रेस कोड और जो कुछ भी उस पर रखेंगे। लेकिन ये पेरेंट्स जब आप जुड़े हैं तो आपको मुझे बताना जरूरी है कि एडमिट कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस कंफर्म चेक कर लीजिए। अगर पॉसिबल है, नजदीक है, तो आप जाकर विजिट भी करके आइए कि एग्जाम सेंटर कौन सा है। क्योंकि हर साल जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो उसमें से मेजर प्रॉब्लम होता है कि एक ही नाम के 2 स्कूल होते हैं या 2 कॉलेज होते हैं, जैसे कि पोदार इंग्लिश मीडियम, पोदार इंग्लिश इंटरनेशनल, इस तरह से होता है। तो कंप्लीट एड्रेस अगर नहीं होगा और डिस्ट्रिक्ट तो सेम है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपको वहां पर दिक्कत आ सकती है कि आप जाना चाहते, आपका सेंटर जो है वो उसके बजाय आप दूसरे सेंटर पे चले गए। तो इसलिए ध्यान से देखिए एडमिट कार्ड जब आएगा। अब आधार से रिलेटेड ये है कि आपका आधार जो कुछ भी है आपने अपडेट किया, लिंक किया, आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, कंफर्मेशन पेज आपको मिल गया है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जो यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं या फिर बहुत सारे के आधार पे बिल्कुल भी अगर मिसमैच होगा तो एंट्री नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साथ एज अ सेफ्टी जो अदर आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी अपने साथ रखिए, जिसमें पैन कार्ड आता है। 12th की एग्जाम जिन्होंने दी होगी तो 12th के एग्जाम का जो हॉल टिकट होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम जो आता है वो फोटो की वजह से आता है कि देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर अपने 4x6 का पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना होता है। अब ये फोटो जो वही लगाना है जो आपके नीट के फॉर्म पर आपने अपलोड किया था। अब वो फोटो भी कभी कभार होता है कि सपोज पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ भी हो गया, तो आपके पास सिंगल ही होता है, तो एक्स्ट्रा फोटो अपने साथ कैरी करें। अब एडमिट कार्ड आपको 1 मई को हो गया, मिल गया। नीट का एग्जाम जो है 4 मई को होगा, उसका टाइम टेबल भी आपको दिया जाएगा। आपको टाइम से पहले पहुंचना है। 1-2 बच्चों का ट्रैफिक की वजह से भी हर साल आप देख सकते हैं मेजर मेट्रो सिटीज में होता है कि ट्रैफिक में अटक गए, एग्जाम 2 बजे था, 1 बजे पहुंच गए जबकि टाइमिंग क्लोज हुआ था और वो एग्जाम मिस कर गए। तो ये सारी चीजों से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी रहेगी तो हमारा आइडियल का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है। सुबह 11 से रात 11 कॉल करना है। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को बताऊं, सुबह 11 से रात 11। अब फिर एग्जाम आपका 4 मई को होगा। एग्जाम 4 मई को होने के साथ में फिर
इंस्टेंटली 5th में से सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेस अनऑफिशियली होते हैं, बट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्यों स्टार्ट होती है, जैसे देखिए आज भी मेरे पास डेली पेरेंट्स जो आ रहे हैं, तो अभी मेरे पास टाइम है, जो भी पेड काउंसलिंग में आते हैं तो मैं उनको 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। बट जैसे 5th में आता है, सब तरफ रश हो जाती है, क्योंकि पेरेंट अवेयर है और उनको पता है कि मुझे मेरे बच्चे ने रिपीट लिया हुआ है, तो एनी हाउ इस साल एडमिशन उसका होना चाहिए। तो एडमिशन से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जैसे हर पेरेंट किसी न किसी काउंसलर से जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं कॉलेज विजिट करते हैं। एक पेरेंट तो मेरे पास आया था जो अभी तक 4 से 5 कॉलेज विजिट कर चुका है, जबकि अननेसेसरी है, क्योंकि अभी तक आपको अपना स्कोर पता नहीं है। तो सबसे पहले होता क्या है, 4th में को आप एग्जाम देंगे, उसी दिन सबके आंसर की आ जाते हैं। एलएन की आंसर की आ जाती है, फिर और मोशन की आ जाती है, फिजिक्स वाला की आ जाती है। सारे जितने भी नीट से जुड़े हुए एकेडमीज हैं, अपने अपने आंसर की पेश करते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि 4th में को एग्जाम होने के साथ शाम 7 से 8 बजे, जैसे यही टाइमिंग है, लाइव आंसर की का एनालिसिस किया जाए कि आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लाइव आंसर की तो देखेंगे, वो भी हम करेंगे। तो आपको उस वक्त तो स्कोर आपका पता चल जाता है कि आंसर की के हिसाब से आपने जो ओएमआर शीट फिल की है। अब ओएमआर शीट किस तरह से फिल करना है वगैरह, ये सब आपको एकेडमी में बताया हुआ है बच्चों को। तो लेकिन पेरेंट्स को ये कहूंगा कि जो आंसर की से आप खुद भी चेक कर लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी, उसके पहले भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मेरे 600 स्कोर आ रहे हैं, जबकि उसका स्कोर आया 120। अब पेरेंट्स बहुत ये कर रहे हैं, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे पे भरोसा होता है, लेकिन जब उसके आंसर की और ओएमआर शीट को जब हमने टैली किया तो 120 का स्कोर सही है, वो एलिजिबल, उसने क्वालिफाई नहीं किया। तो इसलिए पेरेंट जरूर आंसर की से अपने बच्चे के ओएमआर शीट को टैली करें। दूसरा, ऑफिशियल ओएमआर शीट जो आती है विद ऑफिशियल आंसर की, ये जब भी आएगी आपने उसको डाउनलोड जरूर करना है। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एनटीए, नॉन ट्रस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका नाम है, बट हम लोगों ने उसका नाम रखा है नॉन ट्रस्ट एजेंसी। इनका हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहता है। तो ये गड़बड़ भी हो सकती है कि जो आपने आंसर की या फिर जो आपके ओएमआर शीट अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसके बाद में आपको नहीं मिलती। इसलिए जब भी आएगी तो उसको डाउनलोड करके रखना है। अब नीट का रिजल्ट तो डिक्लेयर होगा जून में, काउंसलिंग स्टार्ट होगी जुलाई में, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी स्टार्ट होंगे जुलाई में। तो फिर इतना जो समय आपके पास बचता है, इस समय में हम करें क्या? अब मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूं और जब काउंसलिंग जुलाई में स्टार्ट हो तब मैं आपके सामने आऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि मेडिकल एडमिशन प्रोसेस इंडिया में सेंट्रलाइज नहीं है। ऑल इंडिया कोटा अलग होता है, होम स्टेट का काउंसलिंग अलग होता है, अदर स्टेट का काउंसलिंग अलग होता है, डीम्ड का अलग होगा। तो ये सारे काउंसलिंग जो अलग अलग होते हैं, तो इसकी तैयारी जो है आपको अभी से करनी पड़ती है। तो अभी क्या क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। तो सारों के पास डॉक्यूमेंट है, हर किसी को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बट इसमें एक ही चीज बताऊं कि जो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल, ये जो चीजें हैं ये आप 1 अप्रैल के बाद के बनाएंगे, जिस पर 31 मार्च 2026 तक की वैलिडिटी लिखी होनी चाहिए। और कास्ट वैलिडिटी जो है ये कंपलसरी है कि ये कास्ट वैलिडिटी को आप में से बहुत सारों ने अप्लाई किया होगा, बट कास्ट वैलिडिटी अगर नहीं आई होगी तो ये मेक श्योर कि जुलाई से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आप रिसिट पर काम चला सकते हैं, बट आपको सीट अगर अलॉट होती है आपके कास्ट के मुताबिक, सब मान लीजिए ओबीसी है, एनटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कास्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर आपको सीट अलॉट होती है और वो सीट आप उस टाइम पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो कैंसिल हो जाती है, आपको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाता। गैप सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश में बनाइए, ताकि अगर आप अदर स्टेट में जाने वाले हो। फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर, एलोपैथी के, आयुर्वेदा आयुर्वेदा का नहीं चलेगा, आयुर्वेदा के जो एमडी डॉक्टर है उनका नहीं चलेगा, या फिर आपके पास जो गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर है वहां से बना सकते हैं। स्टडी सर्टिफिकेट मतलब 1st to 10th और 11th से 12th आपने जहां से भी की है वहां का साइन और स्टैम्प स्टडी सर्टिफिकेट पर आप
ले सकते हैं अगर आप तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु को जा रहे हैं। अब एनआरआई डॉक्यूमेंट, जिनके पास बजट है और एनआरआई से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें एम्बेसी सर्टिफिकेट, एनआरआई जो स्पॉन्सर करता है उसका एक एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई के जो डॉक्यूमेंट, वीजा, पासपोर्ट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें अगर आप लेंगे तो अभी से उसकी प्रिपरेशन कीजिए। एडिशनल कैटेगरी जो है, जैसे कि डिफेंस की है, डिफेंस D1, D2, D3, फिर इसमें जो लोग डिफेंस का कोटा होता है, जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली के कोटा को, तो वहां पर एक फी कंसेशन का एक फॉर्मेट होता है, वो भी फॉर्मेट आपको लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें, अगर आप वेटरनरी के लिए ट्राई करते हैं तो वेटरनरी में आपको फ्रीडम फाइटर, अगर आपके घर से कोई है ग्रैंडफादर, तो फ्रीडम फाइटर का भी एक सर्टिफिकेट होता है। उसी के साथ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब मान लीजिए आपका घर, जमीन, खेत या प्लॉट अगर किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऑक्युपाई किया है तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन उसको कहा जाता है, तो इनके लिए भी एक रिजर्वेशन होता है, तो वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है, अगर आप खेती कर रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लेंगे तो उसका वेटरनरी में बेनिफिट होता है। हिली एरिया ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कॉलेज को चलता है, और उसी के साथ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट तो आप प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अब आपने अपना स्कोर टैली कर लिया, और स्कोर टैली करने के बाद में आपको पता चल गया कि अपने स्टूडेंट का स्कोर जो है 300 आ रहा है या 350 आ रहा है, 400 आ रहा है या 550 आ रहा है, तो ये जितना भी आपका स्कोर आपको पता चल गया, तो अभी आपने डिसाइड करना कि मेडिकल करियर आप चूज कर रहे हैं, तो मेडिकल करियर का पाथ क्या होगा। अभी आपने मेडिकल करियर में ठान लिया है कि मैंने 11th-12th में एकेडमी में 2 लाख 2 लाख 1-1 लाख रुपए भर दिया हूं, मुझे एनी हाउ बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर माँ बाप चाहता है, लेकिन हर कोई भी तो डॉक्टर नहीं बन सकता। हर एकेडमी में 200 बच्चे होते हैं, तो 200 के 200 तो एडमिट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मेडिकल करियर का पाथ जो है वो डिसाइड करेगा आपका स्कोर और आपका बजट। तो आपका स्कोर अभी आपको पता चल गया, बजट आपको पता है कि मुझे कितना स्पेंड करना, मेरे पास कितना बजट है, मैं कहां से कितना और एक्सिस बजट बना सकता हूं। इस हिसाब से ओवरऑल हर किसी पेरेंट का एक पाथ बनता है, और वो क्या होता है कि मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आपको ऑल इंडिया कोटा से भी जा सकते हैं, स्टेट कोटा से भी जा सकते हैं, बट जो कट ऑफ होगा उस हिसाब से यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। ओनली एंड ओनली स्कोर डिसाइड करता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा मिलता है। अब इसमें जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, टॉप 10 जिसको हम कहते हैं, यहाँ का कट ऑफ तो लगभग एम्स के बराबरी का होता है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एम्स है, इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज का। अब आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, आपका स्कोर कम है, तो फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। अब सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, इसमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। आप इतना ही मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज ये दो ही तरह के कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज प्योरली मेरिट बेस होता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी प्योरली मेरिट बेस होता है, बट वो होता है प्राइवेट कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, आपका जो कुछ फी स्ट्रक्चर होता है वो कम हो जाता है। मतलब मान के चलिए साल को 12 लाख रुपए का फी है, तो आपको 6 लाख रुपए पर ईयर देना है, मतलब 50% आपको कंसेशन मिल जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप जिस कॉलेज में मिलती है उसको कहा जाता है सेमी गवर्नमेंट। बट ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के स्टूडेंट को दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में 23 कॉलेजेस हैं, जिसमें वेदांता पालघर को आप हटा देंगे तो 22 के 22 कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है, जहां पर आपको फीस का बेनिफिट मिल जाता है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो इसलिए सेमी गवर्नमेंट। अदर स्टेट में भी कहीं कहीं पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बट वो भी उसका बेनिफिट उसी स्टेट के डोमाइसल स्टूडेंट को मिलेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस आपको नहीं मिल रहा, कट ऑफ थोड़ा सा हाई है, आपका स्कोर थोड़ा कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेज जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं उसमें जा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप सीधे अब्रॉड की तरफ रुख करते हैं या फिर अदर स्टेट। लेकिन उसके बीच में मैंने
एक ऐड किया हूं गवर्नमेंट वेटरनरी। देखिए वेटरनरी को आप एनिमल डॉक्टर ऐसे समझकर उसका दर्जा कम मत कीजिए। देखिए जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो उस पेशेंट का इलाज करता है कि जो बोल सकता है कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन वेटरनरी डॉक्टर वो होता है कि जो बेजुबान जानों का इलाज करता है कि जो बता नहीं सकते कि उनको क्या हुआ है। तो वेटरनरी आज की तारीख में एमबीबीएस के बराबरी का दर्जा रखती है। अगर आप एज अ करियर भी देखना चाहते हैं या फिर एज अ रेवेन्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो एमबीबीएस से भी ज्यादा रेवेन्यू अब वेटरनरी में है। इसमें पेट स्पेशलिस्ट एक बहुत अच्छा एक नाम हमने एक जनरल नाम दिया है कि जहां पर हर कोई अपने घर में पेट पालता है, मतलब कुत्ता बिल्ली जो भी हर एक का, तो पेट स्पेशलिस्ट भी है। अब्रॉड में भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं। इसमें टीचिंग प्रोफेशनल में भी जॉब है इसमें। तो गवर्नमेंट वेटरनरी, प्राइवेट को मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया। ये 3 ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर आपका चौथा ऑप्शन हो सकता है गवर्नमेंट बीएमएस। देखिए यहाँ पर मैं ये जितना भी पकड़ रहा हूं तो ये मैं एक जनरल पब्लिक के हिसाब से पकड़ रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं जो आप लोग मेरे सामने मुझे सुन रहे हैं, आप सब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से है, नॉट अ रिच फैमिली से। तो अगर रिच फैमिली से है तो उनके लिए कोई बजट मायने नहीं रखता। आपका जो भी बजट है 2 करोड़ 2-2.5 करोड़ में भी आप कहीं भी एमबीबीएस मिल जाएगा, 1.5 करोड़ में भी मिल जाएगा। लेकिन जो आप लोगों के लिए जो पाथ होना चाहिए वो इसी तरह होना चाहिए कि गवर्नमेंट एमबीबीएस होम स्टेट में या फिर ऑल ओवर इंडिया, अगर नहीं तो सेमी गवर्नमेंट में एमबीबीएस। अगर वहां पर भी नहीं लेकिन आपका स्कोर वेटरनरी के बराबर है तो मैं बीएमएस को जाने से पहले आपको वेटरनरी की सलाह दूंगा। अब वेटरनरी उसके बाद में फिर मैं बीडीएस डेंटिस्ट से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा बीएमएस को, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा। रीजन मैं बाद में बताऊंगा। तो गवर्नमेंट बीएमएस, फिर उसके बाद में आता है गवर्नमेंट बीडीएस। अगर गवर्नमेंट बीडीएस अगर आपको गवर्नमेंट बीएमएस नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज फिर आप गवर्नमेंट बीडीएस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, बीडीएस नहीं करना, बीएमएस नहीं करना, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक आप अदर स्टेट, जिस होम स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो छोड़ के जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। फीस और बजट में आगे बताने जा रहा हूं। या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब्रॉड जा सकते हैं। जैसे मैं मान के चलिए कि 12 लाख रुपए फीस है पर ईयर, 12 लाख रुपए, बट कट ऑफ 500 प्लस चाहिए या फिर 300 प्लस चाहिए। अब जिनका स्कोर 300 से भी कम है उन्हें करना एमबीबीएस ही है, और 60 लाख का जो बजट है 12 लाख पर ईयर का अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है अब्रॉड का। तो ये अगर आपको अब्रॉड नहीं जाना है, 60 लाख का बजट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सिंपली एक ही सजेशन है, रिपीट। नीट रिपीट किसने करना है? अगर आपका स्कोर, इसीलिए मैंने आज का सेशन पेरेंट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि स्टूडेंट के सामने अभी हम रिपीट की बात नहीं कर सकते और ना आपने करनी है, क्योंकि अगर आप रिपीट की बात करोगे तो बच्चा थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएगा और रिपीट की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। इसलिए रिपीट का भी जिक्र हम करते हैं आपस में कि रिपीट ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो 450 प्लस का स्कोर रखते हैं, क्योंकि 100% अगले साल 600 का स्कोर ला सकते हैं। तो रिपीट का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होता है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मैं हमेशा देखता हूँ कि 65 से 70% रिपीटर्स होते हैं। तो रिपीट करना कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोग 4-4 3-3 बार रिपीट करते हैं। अब फिर आपको रिपीट नहीं करना है, आपका स्कोर तो 300 आया है, रिपीट करने के बाद 400 ही आने वाला है तो भी एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट बीएमएस को एडमिशन ले सकते हैं। या तो फिर अपने होम स्टेट में ले सकते हैं या अदर स्टेट में ले सकते हैं, यूनानी को ले सकते हैं, होम्योपैथी को जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। बट इनसे इनके बराबर एक चीज है जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया, वो है नर्सिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और अभी देखिए एम्स के भी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है जो 7 मई तक चलेगा। तो अगर आप में से जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनके माता पिता भी सेशन में मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बीएमएस वगैरह करे तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर नर्सिंग में इंटरेस्ट हो तो नर्सिंग का एम्स का जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि नर्सिंग जो एम्स से होता है यहाँ पर पहले साल से ही क्लिनिकली एक्सपोजर मिलता है और यहाँ पर नर्सिंग होने के साथ आपको उसी एम्स में जॉब मिल जाता है या फिर अदर एम्स में मिलता है या गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है और सैलरी अच्छी खासी होती है।
तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? आपका स्कोर और आपका बजट।